हेलो बच्चों, आप सभी का द सक्सेस टी में स्वागत है। आज हम हिंद चीन में राष्ट्रवाद के अगली कड़ी में बात करेंगे। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। ऐसे शुरू से ही हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह तो हो ही रहे थे, लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी आती है तो ये आंदोलन थोड़े बड़े पैमाने पे होने लगे। छोटी छोटी बातों पे बड़ा बड़ा विद्रोह और विरोध शुरू हो गया। हम अगर हिंद चीन में राष्ट्रवाद की बात करें तो दो बड़े राष्ट्रवादी नेता का नाम आता है। पहला नाम था फान बोई चाओ। क्या नाम था? फान बोई चाओ। इनका मानना था कि सबसे पहले हम सभी को एकजुट होकर के जो विदेशी शासन कर रहा है उसको भगाने का काम करें, उसको भगाएं। यानी ये राजतंत्र के समर्थक थे। इनका मानना था कि राजतंत्र रहे और हम सभी मिलकर के विदेशी शासक को भगाएं। और इसके लिए इन्होंने 1903 अर्थात 1903 में एक संस्था, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसका नाम था दुई तान हुई। क्या नाम था? दुई तान हुई, जिसको रिवोल्यूशनरी सोसाइटी भी कहा जाता था। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की और इन्होंने इसका नेता वहां के राजवंश, न्यूगेन राजवंश के राजकुमार कुआंग को बनाया। पूरा नाम उनका कुआंग दे था, उनको बनाया। ये न्यूगेन राजवंश के राजकुमार थे। ठीक है। उसके बाद फान बोई चाओ ने एक बुक लिखा। बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, दिमाग में छाप लेना है। ठीक है। नाम था बुक का द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। क्या नाम था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। लिखे थे फान बोई चाओ। तो ये जब बुक उन्होंने लिखा तो लोगों के अंदर राष्ट्रवादी विचार, राष्ट्रवादी भावना वाला जो हलचल था वो और तेज हो गया। आगे क्या होता है कि 1905 यानी 1905 में जब जापान द्वारा रूस को हरा दिया जाता है, साथ ही रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों, ये सभी हिंद चीन में के लोगों के अंदर जो राष्ट्रवादी भावना थी उसको और तेजी से प्रस्फुटित करने का, मतलब तेजी से बढ़ाने का काम किया, उद्वेलित करने का काम किया। चाहे वो जापान द्वारा रूस का हराया जाना हो, साथ ही रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचार, ये सभी चीजें हिंद चीन के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को बढ़ा रहा था। क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। अब एक दूसरे बड़े राष्ट्रवादी नेता का नाम आता है जिनका नाम था फान चू त्रिन। क्या नाम था? फान चू त्रिन। इनका मानना था कि राजतंत्रीय स्वरूप का शासन यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे वो गणतंत्रवादी राष्ट्र निर्माण के समर्थक थे, अर्थात लोकतंत्र के समर्थक थे। और उस समय में जो भी छात्र जापान जाके पढ़ाई करते थे वो भी इसी विचारधारा के समर्थक थे कि यहाँ पे गणतंत्रवाद यानी लोकतंत्र के प्रकार का शासन होना चाहिए। और फिर यहाँ के छात्र जो हैं इसके लिए एक संस्था का स्थापना करते हैं, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। नाम था वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। आगे क्या होता है? अगर हम देखें तो प्रारंभिक जो राष्ट्रवाद था वो राष्ट्रवाद का विकास कोचीन चीन, अन्नाम, तोकीन जैसे शहरों तक ही सीमित था। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध होता है और प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांसीसी जो थे यहाँ हिंद चीन के लोगों को, यानी हिंद चीन में विशेष करके ये 4 प्रांत था, कोचीन चीन, अन्नाम, तोकीन, 4 नहीं 3 प्रांत था, जहां से लोगों को जबरन सैनिक में भर्ती कराया जाता है।
साथ ही हजारों की संख्या में मजदूरों को बेगारी कराने के लिए फ्रांस लेके जाया जाता है। और फिर क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जब लड़ाई हो रहा था तो यहाँ के सैनिकों को, यानी वियतनाम का जो कोचिन चीन नाम तोकिन वाला क्षेत्र था, यहाँ से जो सैनिक गए थे, इन सैनिकों को अगली पंक्ति में खड़ा कराया गया, जिससे कि क्या हुआ कि उनकी संख्या, मारे जाने वाले में उनकी संख्या अधिक थी। अब ये जो चीजें थी वहां के लोगों के अंदर एक आक्रोश, एक गुस्सा को भड़का दिया और लोग गुस्सा होकर के, और वहां पे जो देशभक्त थे उन्होंने इसके लिए, इसके प्रतिक्रिया में एक संगठन को संगठित किया। नाम था वियतनामी राष्ट्रवादी दल। ये 1914 की घटना है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में ही शुरू हुआ था, ये भी डेट याद रखना है। तो लोग वहाँ के हिंद चीन, पूरे हिंद चीन के लोग क्या आक्रोशित हो गए, गुस्सा हो गए, और वहाँ के जो देशभक्त उन्होंने मिल करके एक राष्ट्रवादी, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया। और उसका पहला मीटिंग यानी पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ। तो ये बात याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल का स्थापना कब हुआ, तो 1914। उसका पहला अधिवेशन यानी बैठक कब हुआ, तो कैंटन में हुआ। आगे क्या होता है, तो ये संगठन यानी वियतनामी राष्ट्रवादी दल का संगठन हो जाता है। लेकिन फ्रांसीसी जो सरकार थी वो बड़े ही बलपूर्वक, पूरे दमखम के साथ इनके आंदोलन को दबा देता है, कुचल देता है। फिर आगे क्या होता है, 1919 यानी 1919 में यहाँ के जो लोग थे हिंद चीन के, उन्होंने चीनी बहिष्कार आंदोलन किया। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में छाप लेना है। 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन हुआ। ये इसलिए हुआ था क्योंकि चीनी जो थे यानी चाइनीज जो थे वो यहाँ के कृषि उत्पाद, व्यापार, मत्स्य पे अच्छा खासा उनका नियंत्रण था, अच्छा खासा लाभ कमाते थे, लेकिन वो मुख्य राजनीति से एकदम तटस्थ थे, एकदम अलग थे। हिंद चीनियों को उनसे आशा थी कि ये हमारा सपोर्ट करेंगी, लेकिन वैसा वो किए नहीं। इसीलिए यहाँ के लोगों ने 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया। अब आगे देखेंगे तो फ्रांसीसी जो थे वो शासन, अगर उनके शासन व्यवस्था को ध्यान में, अगर उनके शासन व्यवस्था पर अगर ध्यान देंगे तो हम देखते हैं कि एक ही जगह था जहाँ पे वो प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे, कोचीन चीन वाले हिस्से। बाद बाकी जो हिस्सा था, चाहे वो तोकीन हो, चाहे अन्नाम हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे लाओस हो, इन सब पर पहले से जो राजतंत्र था यानी जो पुरातन राजवंश थे उन्हीं का शासन रहा। और ये इन सारे जगहों के लिए फ्रांसीसी जो थे वो एक अधिकारी को नियुक्त किए जिसको रेजिडेंट कहा जाता था। क्या कहते थे? रेजिडेंट। तो याद रखना है, प्रत्यक्ष रूप से कोचीन चीन पे शासन था, बाद बाकी अन्नाम हो गया, लाओस, कंबोडिया, तोकीन हो गया, वहां पे पुरातन राजवंश था और फ्रांसीसी अपना एक अधिकारी नियुक्त किए जिसको रेजिडेंट कहा जाता है। आगे की वीडियो में हम वियतनाम के सबसे बड़े नेता हो ची मिन्ह पे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने वियतनाम को स्वतंत्र कराने में यानी स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें।